मैं हूं सैयद तौसीफ अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट SC न्यूज़ पर। इस देश की हर समस्या को, हर प्रॉब्लम को, हर मसले को जब तक मुसलमानों से नहीं जोड़ा जाता तब तक ये सरकार और ये सरकार के मंत्रियों का पेट नहीं भरता। अंग्रेज़ों द्वारा दी गई डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का सही इस्तेमाल करके ये आज सत्ता में बैठे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करते हैं और आप लोगों को असल मुद्दे से भटकाने का काम ये सरकार करती है और वो कामयाब भी हो रहे हैं। और उनकी कामयाबी की जो वजह है वो है आप और हम, जो उनकी बोली गई बातों में, उनके दिए गए इस मसले को, उनके दी गई इस नफ़रत को अपनाते हैं और उनका काम आसान करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने पिछले 11 जुलाई 2022 को एक बयान दिया जो बहुत सुर्खियों में है। और वो बयान क्या है, आपके स्क्रीन पर। परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में। इस बयान की चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि इस बयान में उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है। विशेष वर्ग, असंतुलन हो पाना, सारे शब्द ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया और सीधा, आप और मैं इस बात को जानते हैं कि उन्होंने सीधा मुसलमानों को टारगेट किया। अब मुसलमानों को टारगेट करने के बाद उनका जो प्रचार तंत्र है, जिसे आप और मैं आम तौर पर गोदी मीडिया कहते हैं, उनका काम शुरू हो गया है। अगर आप चैनल्स को देखें तो आपको समझ में आएगा कि उनके प्रचार में किस तरह से हेडलाइंस और न्यूज़ बनाई जा रही है। आपके स्क्रीन पर, बच्चे अल्लाह की नेमत तो देश चुकाए कीमत, जनसंख्या पर कंट्रोल कर लो वरना, जनसंख्या विस्फोट के पीछे एक खास धर्म। ये ऐसे एंकर कह रहे हैं जो खुद फरार थे। प्रदेश की पुलिस इनको बचाने के लिए छत्तीसगढ़ की पुलिस से भिड़ गई थी। ये वो एंकर है और उनका ये शो है। हंगामा है यूं बरपा, अल्लाह की मर्जी है। किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों को सॉफ्टली टारगेट किया जा रहा है और इतना सॉफ्टली टारगेट किया जा रहा है कि जिसकी वजह से लोगों को ये समझ में आ जाए कि इस देश के लिए असल दुश्मन, असल परेशानी, असल मुद्दा सिर्फ मुसलमानों को हटाना है, दूसरा कुछ नहीं। अगर आप गौर से देखें तो जनसंख्या एक बहुत ही बड़ा मसला है जिसके बारे में हमें और हमारी सरकार को सोचना चाहिए। किसी भी कानून व्यवस्था को धर्म से जोड़ दिया जाए तो मैं इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊंगा। मैं नहीं बल्कि हर वो सच्चा देशभक्त या इस देश का नागरिक जो इस देश से मोहब्बत करता है, वो इसकी आवाज़ उठाने में मदद करेगा या आवाज़ बनेगा। आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून व्यवस्था से पहले सभी बराबर हैं। और जब बराबरी की बात आती है तो किसी वर्ग के शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। आबादी की बात हो ही रही है तो देश की असल आबादी के बारे में हम जान लेते हैं। 2020 के मुताबिक देश में 138 करोड़ की आबादी है। हम चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। और अगर दूसरी एक ख़ास बात देखा जाए तो देश में जो फर्टिलिटी रेट है, यानी जो बच्चे पैदा करने का जो एक रेशो होता है, वो अगर देखा जाए तो आपके स्क्रीन पर, द करंट फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया इन 2022 इज़ 2.159 बर्थ पर वुमेन, a 0.92% decline from 2021. The fertility rate of India in 2021 was 2.179 birth per woman, a 0.95% decline from 2020. The fertility rate for India in 2020 was 2.200 birth per woman, a 0.9% डिक्लाइन फ्रॉम 2019। तो अगर हम धर्म से जोड़े तो धर्म के हिसाब से 79.80 जो आबादी है 2011 की जनगणना के मुताबिक, एस्टिमेटेड 2021 में 109 करोड़ है। मुस्लिम्स की आबादी जो 14% हुआ करती थी, अब एस्टिमेटेड होकर 20 करोड़ हो चुकी है। फिर अगर आप देखा जाए तो धर्म के हिसाब से 79.8% हिंदूज़ यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा इस्लाम को मानने वाले ने, जिसे आमतौर पर मुसलमान कहा जाता है, वो 14.2% है। आबादी की बात की जा रही है तो चाइना कैसे पीछे रह सकता है? आबादी ही सबसे बड़ी समस्या है तो चाइना कैसे डेवलप कर रहा है? देश में आबादी
बढ़ने के बाद भी देश तरक्की कैसे कर सकता है। चाइना 1978 तक दुनिया के पिछड़े देशों में इसका शुमार किया जाता था, लेकिन अब ये दुनिया के दूसरे यानी अमेरिका के बाद सबसे बड़ी ताकत रखने वाला देश माना जाता है। 1990 की अगर चाइना की बात करें तो पूरी दुनिया का 3% ये जो है तो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता था, बनाने का काम करता था, माल बनाने का काम करता था, जो बढ़कर अब लगभग 25% हो गया है। यानी दुनिया में जितना काम मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका 25% मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ चाइना में होती है। और अगर सही ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो 50% यानी 50% ये पूरे मार्केट पर छाया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय तौर। चाइना सिर्फ और सिर्फ $3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करता है। कितना? $3 ट्रिलियन का। चाइना की इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो वो $18 ट्रिलियन से ज़्यादा की है। चाइना में इतना डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देता है। जितनी उसकी आबादी है उसका सही इस्तेमाल सही जगह पर करता है, नई कंपनीज़ बनाता है, नए एम्प्लॉयमेंट, नए रोज़गार को पैदा करता है ताकि वहाँ के लोग सही काम करें और अपना जो है तो इकोनॉमिकली देश को सपोर्ट कर सकें। ऐसी बात नहीं है कि देश यानी चाइना के जो नागरिक हैं वो धर्म को नहीं मानते, वो अलग अलग धर्मों को मानते हैं, लेकिन वहाँ की जो कम्युनिस्ट सरकार है वो नास्तिक है। उनके लिए सब वो किसी भी धर्म को नहीं मानती, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी अपनी जगह पर पूजा पाठ करने की, इबादत करने की रवानगी या इजाज़त उन्होंने दे रखी है। वो अब अगर चाइना को ही डिस्कस किया जा रहा है तो क्यों ना हम ये देखें आपकी स्क्रीन पर। भारत का 2019 और 2020 का जो कुल बजट था वो 27.86 लाख करोड़ रुपये था, जबकि चीन ने उसी 10 महीने यानी जनवरी से अक्टूबर के बीच में शिक्षा पर हमारे टोटल बजट से ज़्यादा खर्च किया था, जो कि था 29.58 लाख करोड़ रुपये। आप इन तीनों देशों को कंपेयर करें तो हमारा जो टोटल बजट है उससे भी ज़्यादा सिर्फ शिक्षा पर खर्च किया। अगर हम शिक्षा को मानते ही नहीं, हमारे पास जो अपना नाम लिख ले वही लिटरेट कहलाता है। हमारे पास तो पकोड़े तलने को भी रोज़गार कहा जाता है। हमारे पास स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, और ये सारी जो चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ जुमलों पर, डॉक्यूमेंटेशन पर, पेपर्स पर आधारित है। इसके अलावा इसकी ग्राउंड रियलिटी, इसकी सच्चाई कुछ भी नहीं है। द इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से देखा जाए तो 2783 फॉरेन कंपनीज शट इन इंडिया ऑपरेशन सिंस 2014 गवर्नमेंट टू पार्लियामेंट। इससे बुरा हाल हमारी इकोनॉमी का नहीं हो सकता कि विदेशी कंपनियां लगभग 2800 के करीब हमारे देश को छोड़कर जा चुकी है, अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग चुकी है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वो देखकर तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से होगा। देश की आबादी जब सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो तो उन्हें डेवलपमेंट, उन्हें विकास और उन्हें आर्थिक गतिविधियों की क्या ज़रूरत है? ये सवाल हमें और आपको सरकार से पूछना चाहिए। लेकिन हम क्या पूछ रहे हैं? वो हिंदू मुसलमान में, कट्टरपंथी में, मस्जिद मंदिर में, इसके अलावा हमें दूसरे कोई मुद्दे नज़र नहीं आते। ग्लोबल मार्केट पर इतना कब्जा किया तो हम क्या कर रहे हैं? हम देशों से ले रहे हैं। क्या क्या ले रहे हैं? आपकी स्क्रीन पर पूरा चार्ट मौजूद है, हम कौन से देशों से कितना जो है तो इम्पोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो टोटल चाइना का से इम्पोर्ट जो हम करते हैं वो आपके स्क्रीन पर Imports from China in India average 153.99 INR billion from 1991 until 2022, reaching an all-time high of 688.62 INR billion, that is Indian net rupees billion, in March 2022, a record of low of 0.01 billion INR in April of 1991. The dependence on China can also be seen in total trade. India's imports from China as percentage of the total import have risen from 9.4% in financial year 2007, 16.6% in financial year 21. At the same time, its exports to China as percentage of the total export have seen a sluggish growth from 6.6% of the total exports in financial year 2007 to 7.3% in financial year 2021. जब हम आबादी की बात करते हैं तो इस तरह की ग्रोथ और इस तरह की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात हमें करनी चाहिए। जिस देश में ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट
चाइना से किया जाता हो, बारीक से बारीक चीज़ें इंपोर्ट की जाती है, उस देश का हाल यही होता है जैसे हम अभी देख रहे हैं। धर्म के नाम पर राजनीति, अराजकता और नफ़रत फैलाने की वजह से इस देश का हाल बहुत बुरा होते जा रहा है। अनकरीब कहीं हम श्रीलंका जैसा देश ना बन जाए जहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को घर छोड़कर भागना पड़ा हो। वहां की जनता पूरी तरीके से परेशान है। यही हाल हमारा भविष्य में ना हो जाए की उम्मीद हम नहीं करते हैं इस सरकार से, और ये चाहते हैं कि ये सरकार सही डेवलपमेंट करे, सही विकास के मुद्दों पर ध्यान दे और इस आबादी को सही जगह पर इस्तेमाल करे ताकि हमारा देश विकसित हो, हमारा देश डेवलपमेंट। उस पॉइंट में आज हमने जानने की कोशिश की जनसंख्या नियंत्रण कानून पर किस तरीके से बवाल हो रहा है, योगी आदित्यनाथ का बयान क्यों चर्चा में है, इसके अलावा चाइना का इकोनॉमिकली ग्रोथ कैसे हुआ, किस चीज़ों पर वो ध्यान देता है, किन चीज़ों का वो प्रायोरिटी बेस पर काम करता है, या चाइना किन चीज़ों को बनाता है, कैसे कैसे एक्सपोर्ट करता है, कितना इंपोर्ट करता है, ये सारी बातें हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए सैयद तौसीफ अली को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, SC न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है।